Hello and welcome to Vimochana Edu. This is a series of geography optional and we are doing perspectives in human geography which is module 6 of our series. वैसे तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी का जो पूरा मॉड्यूल है वो कंप्लीट कर चुके हैं, बट जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों का 100% एग्जाम बेस्ड स्टडी करवाऊंगा, जिसमें आप लोगों के नोट्स भी पूरे 100% एग्जाम बेस्ड होंगे। दैट मीन्स आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में भी किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि 2025 में जो हम लोगों का ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आए हुए थे वो आप लोगों को किस तरीके से सॉल्व करने हैं वो मैं आप लोगों को हिंट दूंगा कि किस तरीके से बताना है। हाँ, मैंने एक्चुअल क्वेश्चंस बताए हुए हैं कि किस तरीके से आप लोगों को लिख के आना है, लेकिन मैं उनको पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट लॉन्ग होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। बाकी आप ऑटोमेटिक पॉज करके देख पाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने इसको क्यों चुना। इससे पहले मैं जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी इनके भी तो बनवा चुका हूँ वीडियोस, पूरा का पूरा अपना मॉड्यूल कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन मैंने इस तरीके से कोई भी 2025 का एग्जाम पेपर का सॉल्यूशन नहीं बताया। रीज़न क्या है कि भाई आप लोग जो है फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, लेकिन हमेशा आप लोगों को प्रॉब्लम आती है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। जब आप सॉल्व भी कर लेते हो आप लोगों को लगता है कि मैंने तो पूरा 100% तरीके से कर लिया है, बट जब आपके मार्क्स आते हैं तो बहुत बुरे आते हैं। दूसरी चीज, कई लोगों का फोकस ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर होता ही नहीं है, इसीलिए वो अपनी आंसर राइटिंग में उस तरीके से डेवलप नहीं कर पाते हैं कि उसको मार्क्स ज़्यादा मिल पाए। इसीलिए मैंने 2025 के एग्जाम पेपर का जो सॉल्यूशन है वो मैं ऐसे बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई इस वाला जो पूरा पर्सपेक्टिव है ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, उससे कौन से क्वेश्चंस आए हैं, किस तरीके से आप लोगों की रियल एग्जाम के अंदर कॉपी आती है। जिन लोगों ने कभी भी मेंस का एग्जाम नहीं दिया वो यहाँ पर अपनी एक कॉपी देख लेना कि किस तरीके से। और मैं बार बार जो बोलता हूँ कि भाई 10 मार्क्स में आप लोगों को 2 पेज मिलते हैं, 15 मार्क्स में आपको 3 पेजेस मिलते हैं, और आप लोगों को 20 मार्क्स में आप लोगों को 4 पेजेस मिलते हैं। वो किस तरीके के मिलते हैं, कैसे आप लोगों को करना है ना, तो वो भी आप लोगों को दिखाना जरूरी है। आई बात समझ में? स्टार्ट करें अपन लोग। चलो देखो, सिलेबस के अंदर यूनिट नंबर 6 के अंदर पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी का पूरा इतना पोर्शन जो है, इतने पोर्शन में से ही, और साथ में ये सिस्टम एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, इतने पोर्शन में से ही अभी तक हम लोगों के 2025 में जो क्वेश्चन आए हुए ना, वो 3 क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के थे और एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का था। दैट मीन्स हम लोगों के पास 40 मार्क्स का तो पूरा का पूरा तरीके से हो गया। और पेपर नंबर 1 हो चाहे पेपर नंबर 2 हो, मतलब ईच पेपर जो होता है 250 मार्क्स का होता है। दैट मीन्स आप लोगों को 250 मार्क्स में से 40 मार्क्स का तो सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल नंबर 6 में से आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखो दिखाता हूँ कौन से क्वेश्चन आए थे। ये क्वेश्चन थे आप लोगों के, जैसे ये 3 क्वेश्चन थे, 1 2 3। अब ये क्वेश्चन था, एक 20 मार्क्स का था, 2 10-10 मार्क्स के थे। अब आपको मैं कैसे दिखाऊं ये चीज़ें कि आए थे कि नहीं आए थे। आप लोग बोलो अरे सर ये तो आपने वैसे लिख दिए। देखो मैं एक्चुअल आप लोगों को दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को रियल कॉपी दिखाना चाहूंगा कि रियल एग्जाम के अंदर रियल कॉपी कैसी होती है, आपको किस तरीके से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने होते हैं। स्टार्ट करें अपन लोग। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को रियल कॉपी। थोड़ा सा 1 मिनट रुकना, मैं कॉपी निकालता हूँ। देखो ये अपनी रियल कॉपी है। मुझे एक्चुअली अपना ज्योग्राफी ऑप्शनल वाली में मिली नहीं मुझे कि किस तरीके की कॉपी दिखाई देखने को मिलेगी, लेकिन ये मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की दिख गई है। और जितने भी ऑप्शनल एग्जाम्स होते हैं उसमें सारे के सारे इसी तरीके से होती है। ठीक है, अब देखो इसमें पहले पेज पे क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। ये देखो आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी परीक्षा का नाम लिखते हैं, अपना मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन लिखते हैं। और याद रखना, अगर आप लोगों ने इंग्लिश मीडियम चूज किया तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम ही लिखना है, और हिंदी मीडियम चूज किया तो हिंदी मीडियम लिखना है। इसमें कहीं भी आप लोग अपनी लैंग्वेज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। समझ में? यहाँ पर रोल नंबर लिखना है। और सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन ये होता है कि आप लोगों का यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी रिवील नहीं होना चाहिए, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग होती है। कई लोग बोलते हैं ना कि भाई प्री के अंदर आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। भाई मेंस के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है अगर आप उसमें अननेसेसरी काम करते हैं तो। ठीक है, अब देखो जैसे इतना आ गया, उसके अंदर ये सब ये आप लोगों को कुछ नहीं भरना होता है। अब देखो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि भाई द कैंडिडेट शुड रीड द अंडरस्टैंड द मेथड, जो मैं आप लोगों को वैसे ही बता देता हूँ नॉर्मली। देखो ये इस तरीके से आता है, फिर इसके बाद सीधा आप लोगों का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाता है। अब इसके अंदर इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं भाई, क्वेश्चन पेपर के अंदर उन्होंने बोला होता है कि आप लोगों को 8 क्वेश्चन दिए होंगे। ये इसके लिए भी है, ज्योग्राफी ऑप्शनल की 8 लोगों को 8 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें 2 सेक्शंस होते हैं जो कि आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रिंट रहते हैं। हर कैंडिडेट को 5 क्वेश्चन करना, अटेम्प्ट करना कंपलसरी होता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैंडेटरी है। ठीक है,
दैट मीन्स जो रिमेनिंग जो 3 जो होंगे ना, वो आप लोगों के एटलीस्ट 1 क्वेश्चन जो होना चाहिए ना, रिमेनिंग 3 में से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन जो है ना आप लोगों का किसी भी एक पोर्शन से होना चाहिए। दैट मीन्स अगर आप लोगों ने 1 किया है तो 2, 3, 4 फिर उसके बाद 5, 6, 7, 8 है, ठीक है। तो 1 और 5 तो कंपलसरी हो ही गए, 1 और 5 तो आप लोगों को कंपलसरी हो ही गए। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में से कोई एक जरूरी है करना, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में से कोई एक जरूरी है। अब चाहो तो आप इसमें से 2 अटेम्प्ट कर सकते हो, इसमें से 3 अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर इसमें से 2 अटेम्प्ट कर सकते हो, इसमें से 3 अटेम्प्ट कर सकते हो। समझ में आई ना ये वाली बात? पार्ट ए और पार्ट बी इस तरीके से दिया गया है, इस तरीके ये बस यही इंस्ट्रक्शन है और इसके अलावा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। अब देखो नॉर्मली किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन पर दिमाग मत लगाना, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपने जो रियल एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए थे। देखो इनने बता दिया, ये पेज बना दिया आप लोगों का, ये पेज है, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैं आप लोगों को जूम आउट करके दिखाता हूँ, ये आप लोगों का पेज है, इतना बड़ा पेज होता है, ठीक है। अब इस पेज के अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि 2 लाइन्स दिखाई दे रही हैं, एक इधर लाइन दिखाई दे रही है, एक इधर लाइन दिखाई दे रही है। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना है। इसका मतलब आपको लिखने के लिए सिर्फ कितना जगह बची है, ये जगह बची हुई है, ये दिखाई दे रही है, ये बस इतनी सी जगह बची हुई है। दैट मीन्स ये आप लोगों का पहला पेज हो गया। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये देखो, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये पहला हो गया पेज। सेकंड आप लोगों को ये दूसरा पेज मिलेगा, देखो ये दूसरा पेज हो गया। बस आपको इतने पर ही 10 मार्क्स का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो हर जगह देखो, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक पेज और ये 2 पेज। अब देखो मैं आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसके लिए आप लोगों को कितने पेज मिल रहे हैं। देखो ये 10 पेज, ये 10 हो गया। अब ये हो गया आप लोगों का 10 मार्क्स का। ये देखो नॉर्मली मैं आप लोगों को अभी एग्जाम पेपर भी दिखा दूंगा किस तरीके का है, ठीक है। ये देखो ये 20 मार्क्स का हो गया, ये 15, ये 20 मार्क्स का। देखो ये पहले 20 मार्क्स का देख लो, 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया। 20 मार्क्स के में भी वही है, आप लोगों को ये पेज मिल रहा है, एक पेज गिनते जाओ, 1 पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज एंड फोर्थ पेज। बस ये 4 पेज आपको लोगों को मिलेंगे। अब बोलोगे अरे सर इतना कम, भाई ये 4 भी बहुत ज्यादा होते हैं। और 15 मार्क्स के पेपर में एक, देखो एक पेज दिखाई दे रहा है, 18 नंबर का पेज जो है एक पेज, वेट थोड़ा सा हैंग हो रहा है क्या, ये एक पेज, ये सेकेंड पेज, वेट, ठीक है, और ये थर्ड पेज। थोड़ा सा हैंग हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, कंप्रोमाइज करना पड़ता है, ये थर्ड पेज हो गया। बस इसके बाद से आप लोगों का नया क्वेश्चन चालू हो गया। दैट मीन्स इस तरीके से आप लोगों की कॉपी आती है, ठीक है। तो कोई नहीं है, इसके बाद अब एक्चुअल में अगर आप लोगों को एग्जाम पेपर दिखाऊं, ये हम लोगों का इसी साल का 2025 का क्वेश्चन पेपर है। भूगोल प्रश्न पत्र बन प्रश्न संबंधी विशेष अनुदेश, सेम जिस तरीके से उसमें लिखे थे वही है। देखो खंड आ मतलब सेक्शन नंबर ए में ये अपना फिजिकल ज्योग्राफी होता था पेपर नंबर 1 के अंदर, ये फिजिकल ज्योग्राफी वाली बात हो गई, तो यहाँ फिजिकल ज्योग्राफी हो गया। अब देखो इसके अंदर भी आप लोगों को कितने क्वेश्चन पेपर देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 5 क्वेश्चन है, मतलब 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, मतलब 50 नंबर का ये हो गया, है ना। अब फिजिकल ज्योग्राफी तो अपन नहीं कर रहे हैं, मैं आप लोगों को सिर्फ क्या बताऊंगा, पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो वो खंड बा के अंदर अपना आता है क्या, मतलब इसके अंदर सेक्शन बी के अंदर आता है अपना ह्यूमन ज्योग्राफी। अब देखो इसके अंदर भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसके अंदर देखो ये दिख रहा है वेलफेयर अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी वाला एक क्वेश्चन आ गया। तो ये किसके है, पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी से, मतलब ये अपना मॉड्यूल नंबर 6 से दिया हुआ है। ऐसे ही अपना सिस्टम एनालिसिस वाला क्वेश्चन है। अब देखो कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसको अर्बन प्लानिंग के ऊपर भी कंसिडर कर लेते हैं और कई लोग सिस्टम एनालिसिस के ऊपर। तो ये दोनों में आप दोनों के अंदर डाल सकते हो, लेकिन मैंने इसको किसके अंदर रखा हुआ है, सिस्टम एनालिसिस के अंदर रखा हुआ है। जब अपन वो अर्बन प्लानिंग देखेंगे तो उस टाइम पे भी देख लेंगे। तो ये देखो 10 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया है डायटोमी एंड डुअलिज्म के ऊपर। डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि नहीं आया, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 40 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। आई बात समझ में, है ना। चलो अपन चलते हैं, अब सीधा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। वेट मैं अब सीधा पहुंचता हूँ। देखो ये क्वेश्चन है, पहले मैं आपको बताऊं कैसे अटेम्प्ट करना है, फिर रियल में बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको एक एक लाइंस पढ़ के नहीं बताने वाला, मैं सब कुछ कंप्लीट करवा चुका हूं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ टॉपिक उठाना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखना। बट इसका अप्रोच क्या है, आप लोगों को किस तरीके से करना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखना, ठीक है। जो लोग सीरियस स्टूडेंट है मैं उनको बोल रहा हूँ, नॉन सीरियस के लिए तो भाई कुछ नहीं बोल सकते। सबसे पहले क्वेश्चन उठाना,
फिर आप लोगों ने अगर याद किया हुआ है, देखो मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप लोगों को 20 दिन के अंदर अच्छी तरीके से वो टॉपिक याद हो गया होगा। अगर याद किया हुआ तो ठीक है, नहीं याद किया हुआ है तो सबसे पहले उस टॉपिक के अपने नोट्स के अंदर नोट्स पढ़ लेना, फिर उस नोट्स को पढ़ के ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। फिर उसके बाद देखना कि वो एक्चुअल में आंसर कैसे लिखा हुआ है। हाँ, अप्रोच मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कैसे नहीं करना है। समझ में आने वाली बात। देखो जैसे क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 था, व्हाई डिड द वेलफेयर अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी इमर्ज एज अ सिग्निफिकेंट पर्सपेक्टिव इन 1970s। ये 10 मार्क्स में आप लोगों को लिखना है। दैट मीन्स आप लोगों को कितने पेज मिलेंगे? सिर्फ 2 पेज मिलेंगे। समझ में आई ना ये वाली बात, है ना। तो कैसे अटेम्प्ट करोगे भाई? सबसे पहले ये समझो कि ये पूछ क्यों रहा है एग्जामिनर, है कि नहीं है। एग्जामिनर के मकसद क्या, पहले अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा कि क्या है, तो आप लोग आंसर में कुछ भी लिखाओ, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो पहले पर्पस समझो कि क्या है भाई, एग्जामिनर क्या क्या चाह रहा है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग है कि वाई वेलफेयर अप्रोच इमर्ज, कि क्यों इमर्ज हुआ था वेलफेयर अप्रोच, है ना। मतलब आप लोगों को उसका कंटेक्स्ट समझना है, पूरा का पूरा कॉजेस समझने हैं, मतलब उसको बताने हैं कि भाई कंटेक्स्ट क्या था, इसका कॉज क्या था, सिग्निफिकेंस क्या था इसका। मतलब केवल डेफिनेशन नहीं लिखनी इसकी कि भाई कैसे इमर्ज हुआ क्या नहीं हुआ, आप लोग सीधा माना बड़ा आपने स्टोरी लिखना चालू कर दी और हो गया। मतलब आप लोगों को ये क्वेश्चन से समझ में आना चाहिए कि इसमें 3 चीजें वो एक्चुअली में पूछ रहा है कि एक तो कंटेक्स्ट पूछ रहा है, मतलब हिस्ट्री पूछ रहा है कि आप लोगों को पता है कि क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन की क्या प्रॉब्लम्स रही होंगी जिसके बाद आप लोगों को वेलफेयर अप्रोच देखने को मिला ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, है ना। तो वो आपको बताने हैं। फिर आप लोगों को कॉजेज बताने हैं, ठीक है। कंटेक्स्ट तो पहले बता दिए, कॉजेज फिर आप लोगों को इसका सिग्निफिकेंस बताना है कि भाई इससे क्या आप लोगों को इम्पैक्ट पड़ा, क्या फायदा मिला, है कि नहीं है। तो क्या करोगे भाई, स्ट्रक्चर करने के लिए तो 2 पेज का करना है आप लोगों को। तो क्या करोगे भाई, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे। अब उसमें ऐसे तो लिखोगे नहीं कि भाई इंट्रोडक्शन, है ना। तो इस तरीके से तो लिखोगे नहीं, आपके लिखोगे डेफिनेशन लिख दोगे, उसके अंदर टाइम पीरियड लिख दोगे किस तरीके से आया, फोकस लिख दोगे कहाँ फोकस है। ये ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 लाइन में आप लोगों का कंप्लीट हो जाना चाहिए। आई बात समझ में। बैकग्राउंड में क्या लिखोगे भाई, 3 से 4 पॉइंट लिख देना भाई। बिल्कुल अपने जो अर्लियर मॉडल्स जो थे ना, उसकी जो रिएक्शन इसने दी थी वो किस तरीके से दी थी, कौन कौन से मॉडल्स थे, उस पर अपन ने बात की है, तो ये चीज लिख देना। फिर जो मेन बॉडी आएगी, है ना, जो अपना पूछ रहा है मेनली, ये क्या करोगे आप लोगों के अभी तक कितने कंप्लीट हो गया, मतलब हाफ पेज आप लोगों का कंप्लीट हो गया इतने से में ही। आई बात समझ में। इसके बाद मेन बॉडी में क्या लिखोगे, कॉजेज लिख सकते हो या फिर फैक्टर्स लिख सकते हो इमरजेंसी के, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, एकेडमिक फैक्टर। ये सारे के सारे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। और नहीं भी अगर आप लोगों को नहीं मिलते, उससे नहीं आइडिया लगता, तो मैंने आप लोग एक्चुअल आंसर इसमें लिखा हुआ है, तो वो आप अपना दिमाग लगाने के बाद बनता है तो ठीक है, नहीं तो उसमें आप चेक कर लेना। आई बात समझ में। वेट थोड़ा सा हैंग हो रहा है। साथ में अब देखो जो क्वेश्चन पूछा है वो तो आप यहीं पे खत्म कर दोगे, इसके बाद सीधा चाहो तो आप कंक्लूजन कर दोगे, लेकिन क्या आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे? ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर मैं एग्जामिनर होता तो इतने से आंसर में मैं सिर्फ आप लोगों को 4 मार्क्स देता। अब आप लोगों को अपने क्या करना है, वैल्यू एडिशन करना है। जो अपना पर्पस है, मैंने पूरे के पूरे जो लेक्चर्स हैं उसी पर्पस पे डिजाइन किए होते कि भाई आप लोगों के एक्स्ट्रा मार्क्स आए, आप लोगों को सिर्फ दूसरे स्टूडेंट से 1 नंबर ज्यादा लेके आना है, उससे ज्यादा की अपने जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करोगे भाई, सबसे पहले कोर आइडियाज और ऑब्जेक्टिव्स लिख दोगे उसके अंदर। फिर स्कॉलर्स के बारे में लिख दोगे, भाई हार्वी वगैरह स्मिथ वगैरह थे ना, तो उनके बारे में एक एक लाइन लिख सकते हो उसके अंदर। साथ में डायग्राम बना देना, फ्लो चार्ट, मतलब किस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है। मैंने आप लोगों को 20 लेक्चर्स बताए हैं पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी में, जिसके अंदर कम से कम नहीं तो 14 लेक्चर्स के अंदर मैंने एक फ्लो चार्ट बनवाया है जो पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का बताया हुआ है ना। तो वो फ्लो चार्ट आप यहाँ पर बना के आया ना। फिर एग्जाम्पल लिख देना, जैसे स्पेशल इनइक्वालिटी वाला, सोशल जस्टिस वाला अर्बन एरिया के अंदर। फिर कंक्लूड कर देना उसको जिस तरीके से करते हैं कि कैसे अपना सेफ रेडिकल में ना, तो डायग्राम के इस तरीके से फ्लो चार्ट बना देना। ये बना हुआ है देखो, है ना। इस तरीके से काम कर देना। अब देखो रियल एग्जाम के अंदर अगर आपको लिखना है तो मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि इस तरीके से सेम के सेम आप लिख के आ सकते हो। ये मैंने मॉडल आंसर लिख दिया है इसके अंदर, बट प्लीज आप अपनी तरफ से मेहनत कर लेना। मैं आप लोगों को सिर्फ बता सकता हूँ, वहां पर आप लोगों को रट के नहीं आना है। अगर रट के लिख के आते हो, अगर आपकी मेमोरी इतनी अच्छी खासी है कि आप इसको रट के डायरेक्ट लिख के आओ तो बहुत अच्छी बात है, पूरी की पूरी। लेकिन पॉसिबल ही नहीं है, जो ह्यूमन में पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप दिमाग नहीं लगाओगे आपको याद कैसे होगी ये चीजें, है ना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखो,
3 लाइन का इंट्रोडक्शन लिख दिया। वेलफेयर अप्रोच ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर 1970s में इमर्ज हुआ वैल्यू न्यूट्रल क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन से। इट इमर्ज सोशल जस्टिस इनइक्वालिटी ह्यूमैनिटी वेलबींग, है ना। फिर अपना आया, फिर इसने कहाँ से किया, ज्योग्राफी फॉर होम से अपना इसने स्टार्ट कर दिया ये बोलना। फिर बैकग्राउंड कैसे दोगे भाई, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन और बिहेवियरल ज्योग्राफी, याद हो आप लोगों को तो सोशल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट बता दिया था, जैसे इनइक्वालिटीज आ रही थी, सिविल राइट्स आ रहे थे, वेलफेयर स्टेट मूवमेंट हो रहा था, ग्रोइंग कंसर्न हो रहे थे थर्ड वर्ल्ड पॉवर्टी का। आई बात समझ में। ये क्या कर दिया आप लोगों ने, सिर्फ इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड लिख दिया, लेकिन जो एक्चुअल आंसर जो होगा ना वो आप लोगों का पहले पेज से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए, ये याद रखना। एग्जामिनर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप इसको झिला रहे हो। आई बात समझ में। तो मतलब ये आप लोगों, ये तो मैंने चूंकि इससे लिखा हुआ टाइप करके तो बहुत ज्यादा लग रहा है आप लोगों को, लेकिन इसको आप लोगों को क्या करना है, बहुत छोटे से में लिख के आना है। आई बात समझ में, है ना। चाहो तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो नॉर्मली। फिर क्या करोगे, जो फैक्टर जो इमर्ज हो रहे हैं, फैक्टर जो इमर्ज हो रहे हैं, फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है इमरजेंस के, मतलब कॉज क्या थे इसके। जैसे आप देखो इसमें कितना बड़ा बड़ा लग रहा है ना, देखो इसमें बड़ा बड़ा लग रहा है। आप क्या करोगे एग्जाम के अंदर, कुछ नहीं करना है, ये लिख के आना है फैक्टर्स फॉर इमरजेंस थ्योरेटिकल, जैसे लिखोगे थ्योरेटिकल डिससेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो थ्योरेटिकल डिससेटिस्फेक्शन लिखा और इसी के अंदर आपने यहाँ पर ये चीज लिख दी इसके अंदर, जैसे एग्जिस्टिंग मॉडल जो है क्रिस्टल लॉस का, इनने ह्यूमन वैल्यूज को इग्नोर किया, जो कि लेट हुआ कॉल टू ज्योग्राफी विद द सोशल कंसिडरेशन। फिर सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वाला दूसरा वो आ गया, तो यहाँ लिखोगे। फिर इसके अंदर आप लिख सकते हो फिर रोल ऑफ वेलफेयर स्टैटिक्स, मतलब कम से कम आप लोगों का पहले पेज पे कम से कम ये 2 पॉइंट तो लिखे जाए, इतना आप लोगों को डिजाइन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा और चौथा पॉइंट भी लिख सकते हो, रोल ऑफ वेलफेयर स्टेट पॉलिसी, इन्फ्लुएंस ऑफ द थिंकर्स। आई बात समझ में, है ना। तो ये चीजें आप लिख के आ सकते हो, है ना। मैंने क्या किया है, अपने नोट्स में सब कुछ किया था, बस इसको अपन ने क्या किया है, वेल स्ट्रक्चर्ड कर दिया जिस तरीके से पूछा गया। साथ में कोर फोकस ऑफ वेलफेयर ज्योग्राफी अगर आपको करना है तो करना, नहीं करना है तो सिर्फ इसका क्या करना है, एक डायग्राम बना देना। कैसे, डायमेंशंस बनाना ऐसे, ठीक है, जैसे सब्जेक्ट मैटर, गोल, अप्रोच, मेथड। फिर इसके अंदर क्या लिखोगे, स्पेशल इनइक्वालिटीज, एक्सेस टू रिसोर्स, हाउसिंग, हेल्थ, ठीक है। 4 लाइंस, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। और ये मैंने जो नंबर्स लिखे हुए ना, वहां पे एग्जाम में नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप क्या करोगे, हेडिंग बना दोगे, जिससे एग्जामिनर को पता रहे कि आप क्या करने वाले हो। आई बात समझ में, है ना। ये भी मत लिख के आना, बस लिख देना सब्जेक्ट मैटर क्या, स्पेशल इनइक्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी रिसोर्सेज, हाउसेस, हेल्थ, एजुकेशन। फिर गोल में ये लिख दोगे। फिर अप्रोच कौन सा, नॉर्मेटिव, वैल्यू लेडन, पॉलिसी ओरिएंटेशन। बस मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, मैं आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आप पॉज करके ये चीज पढ़ सकते हो, ठीक है। देखो डायग्राम बना के आ सकते हो, फ्लो चार्ट में वही वाला डायग्राम देखो, सीधा सीधा ये रहा, क्वांटिटेटिव, बिहेवियरल, वेलफेयर, रेडिकल, ह्यूमनिस्टिक। वैसे तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से भी बताया, आप क्वांटिटेटिव से भी कर सकते हो, क्वांटिटेटिव मॉडल्स थे, ठीक है। बिहेवियरल में क्या था, परसेप्शन देखने को मिल रहा था, वेलफेयर में जस्टिस देखने को मिल रही थी, रेडिकल में रिवॉल्यूशन था ये, ह्यूमनिस्टिक में मीनिंग देखने को मिल रही थी, है ना। एग्जाम्पल्स लिख के आ सकते हो, मतलब केस स्टडी, जैसे यूके का अर्बन स्टडीज में मैपिंग डेप्रीविएशन एरिया के बारे में, थर्ड वर्ल्ड फोकस किया, रीजनल इनइक्वालिटीज इन इंडिया के बारे में। इंडिकेटर्स कौन से हुए, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सेसिबिलिटी टू द हाउसिंग, है ना। तो ये आप कह सकते हो, इसमें से जाना से ना 2 लिख देना। आई बात समझ में, है ना। सिग्निफिकेंस लिख देना, तो ऑब्वियस सी बात है, इनडायरेक्टली पूछ रहा है ना सिग्निफिकेंस, तो भाई सिग्निफिकेंस लिख देना, 3 लाइन में इस तरीके से हो जाएंगे आप लोगों के। कंक्लूड कर देना अपने उसके अंदर। बट याद रखना एग्जाम के अंदर एक टिप दिमाग में रखना कि आप लोगों को हमेशा एक क्विक लाइन से आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को एंड करना है, मतलब जो कंक्लूड करना है। हेंस वेलफेयर ज्योग्राफी re-establish the moral and the social responsibility of the geographer in addressing inequalities. A legacy continues by the radical and humanistic geographer. That means आप लोगों को फ्यूचरिस्टिक भी बतानी है कि भाई वही क्रिटिसिज्म वाली बात थी ना, तो अपन ने क्रिटिसिज्म को भी पॉजिटिव वे में अपन लोगों ने बता दिया। आई बात समझ में। अब आप बोलोगे अरे सर आपने इतनी सारा लगवा दिया कैसे होगा, तो भाई इसका ये मैं बताया हूँ, देखो ज्यादा नहीं है, ये मेरा रियल क्वेश्चन वो हो गई कॉपी। अब इसके अंदर देखो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ तक आता है, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है पूरा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, ये बहुत लंबा लंबा खींचा हुआ ना, आपको क्या करना है, थोड़ा शॉर्ट में कर देना है, ठीक है। इतने में आप लोगों को खत्म कर देना ये वाला पोर्शन। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है फैक्टर्स फॉर इमरजेंस वाला, है ना, इसके अंदर से कम 2 से 3 पॉइंट आप लोगों के इसी पेज पे दिख जाने चाहिए। यहाँ पर 2 पॉइंट भी दिखा दिए तो बहुत है, या फिर 1 पॉइंट भी हो गया, मतलब उसको दिखना चाहिए कि हाँ भाई ये बंदे ने किया हुआ है,
ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इंट्रोडक्शन में ही अपना पूरा खत्म कर दिया है ना। तो इंट्रोडक्शन में अपना इतना होना चाहिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड, फिर उसके बाद अपन को यहाँ पे वो करना है। इसके बाद ये जो फ्लो चार्ट है, ये जो फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है ना, वो ट्राई करना वो अपन को यहाँ डालना है, यहाँ फ्लो चार्ट डाल देना। ठीक है, इस क्योंकि अभी 2 पॉइंट अपने यहाँ पर भी कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद फ्लो चार्ट आ जाएगा। फिर कोर फोकस जो होगा ना, वो इस तरीके से ना करते हुए एक छोटा सा इतने में आप लोगों को ये कोर फोकस तक खत्म कर देना है। फिर केस स्टडी यहाँ तक लिखो और अपना कंक्लूड यहाँ तक कर दो पूरा का पूरा, आपके 2 पेजेस खत्म, है ना नॉर्मली। तो बस वही चीज समझो कि किस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। मैंने आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिखा दिया कि इस तरीके से कर सकते हो आप, आई बात समझ में। और अगर फिर भी लगता है कि अरे सर यहाँ पे बचेगा नहीं, कुछ मत करना, साइड में यहाँ पे डायग्राम बनाओ, लेकिन प्लीज मैं आप लोगों को बोलूंगा कि इधर बिल्कुल भी मत जाना, आप लोगों की निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। बहुत दिमाग में रखना, ये डर के रहना इस चीज से। कई बार हो चुका है लोगों का, सिर्फ नेगेटिव मार्किंग की वजह से उन लोगों का सिलेक्शन रुक चुका है, आई बात समझ में। नेक्स्ट, अब देखो 20 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है अपन को एग्जाम के अंदर। क्या क्वेश्चन आया था, हाउ हैव डायटोमी एंड डुअलिज्म अफेक्टेड द मेथोडोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी। अब देखो डायटोमी और डुअलिज्म वाला अपन पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले उठाओगे अपने डायटोमी और डुअलिज्म वाला क्वेश्चन नोट्स, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बता देता हूँ किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आप लोगों को करना है, अगर नहीं आता है या आ भी जाता है तो आप उसमें थोड़े से डायमेंशंस देख सकते हो कि कैसे आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। जैसे देखो पर्पस क्या है, पहले क्वेश्चन का पर्पस समझो उसका। भाई ये क्वेश्चन में क्या मांग रहा है आप लोगों का, भाई ये टेस्ट कर रहा है आप लोगों की फिलोसॉफिकल डेप्थ और हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग को, किसकी, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। हाउ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू अपोजिट स्कूल ऑफ थॉट, मतलब डुअलिज्म डायटोमी सेव्ड इस मेथोडोलॉजिकल इवोल्यूशन। ये चीज वो समझने कुछ कर रहा है कि आप लोगों को फिलोसॉफिकल डेप्थ है कि नहीं है ना, हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। बस वो ये जानना चाहता है, आप लोगों से इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं लेना चाहता, बस थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन हाँ 20 मार्क्स का देके उन्होंने ये बोल दिया कि भाई 4 पेजेस का आपके पास मटेरियल होना चाहिए। तो एग्जामिनर एक्सपेक्ट क्या कर आप लोगों से, आप लोगों के पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए डायटोमी और डुअलिज्म की, हिस्टोरिकल एग्जांपल्स पता होना चाहिए आप लोगों को, फिजिकल वर्सेस ह्यूमन, रीजनल वर्सेस सिस्टमेटिक, हाइड्रोग्राफिक वर्सेस नोमैथिक, है ना। नाउ आपको ये पता होना चाहिए कि कन्फ्लिक्ट कैसे जो इन्फ्लुएंस कर रहा है मेथोडोलॉजिकल डिबेट को न्यू पैराडाइम के अंदर, बैलेंस कंक्लूजन शोइंग ज्योग्राफी सिंथेसिस, है कि नहीं है। बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों को बताना है कि ज्योग्राफिकल सिंथेसिस किस तरीके से हो रही है। अब स्ट्रक्चर कैसे बना के आना है, ये तो आप लोगों से ये समझिए कि क्या मांग रहा था ज्योग्राफर, आई बात समझ में। अगर पहले ये समझो कि अगर ये चीज समझ में आ गई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार ओके लिख देना टाइम स्टैम्प के साथ, जिससे मैं भी समझ पाऊँ कि आप लोगों को ये मेथड समझ में आ रही है। ठीक है, नाउ स्ट्रक्चर देखो 4 पेज का स्ट्रक्चर कैसा होगा। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसके अंदर आप डिफाइन करोगे डायटोमी और डुअलिज्म को ज्योग्राफी के अंदर। फिर साथ में ही आप लोगों को हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट लिखना है, एवोल्यूशन ऑफ इन डिबेट्स का। तो कम से कम ये अपना 1/4 पेज पे हो जाना चाहिए, 1/4 नहीं मतलब आधे से ज़्यादा पेज पे हो जाना चाहिए। ठीक है, 75% पे इतना कर दो आप लोग। फिर मेजर डायटोमी एंड देयर इम्पैक्ट लिखना है। क्यों, मैंने क्या बताया था कि कम से कम 25% पेज पे आप लोगों का जो मेन जो चीज पूछ रहा है ना उसके बारे में आप लोग लिख पाओगे। तो ये आप लोग क्या करोगे, मेजर डायटोमी लिख सकते हो। फिर उसके बाद चाहे आगे बढ़ रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको दिखना चाहिए कि हाँ ये कर रहा है। फिर फ्लो चार्ट और टाइमलाइन बना सकते हो उसका। फिर इवेल्यूशन कर सकते हो कि कैसे इनने सेव किए मेथोडोलॉजी को, जैसे पॉजिटिविज्म, ह्यूमनिज्म, क्रिटिकल है ना, क्रिटिकल ज्योग्राफी मतलब क्रिटिकल मेथड्स वाले है ना, रिवॉल्यूशन, क्रिटिकल रिवॉल्यूशन वाला। फिर कंक्लूड कर दो उस चीज को, है कि किस तरीके से आज के टाइम पे इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन हो रहा है। इसके अंदर आप लोगों को जो डायग्राम बना के आना है ना, फ्लो चार्ट बना देना। ठीक है, जैसे डायटोमी हुआ, फिर डिबेट हुई, फिर पैराडाइम शिफ्ट हुआ, फिर मेथोडोलॉजिकल मैच्योरिटी आई। और टेबल भी बना सकते हो भाई, टाइप्स ऑफ डायटोमी के, स्कॉलर्स बना सकते हो, उसके अंदर मेथोडोलॉजिकल इम्पैक्ट बना सकते हो। आई बात समझ में, है ना। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक्चुअल आंसर किस तरीके से लिख के आना आंसर उसके अंदर, रेडी टू राइट में। मैं पढ़ के नहीं बताने वाला कुछ भी, याद रखना इंट्रोडक्शन लिखना। याद रखना रियल एग्जाम के अंदर आप लोगों को ये नहीं लिख के आना है कि इंट्रोडक्शन क्या है, ये सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। समझ में आई ना ये वाली बात, इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, इस तरीके की हेडिंग लिख के आना बहुत बुरी बात होती है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब इंट्रोडक्शन ये हो गया, यहाँ पे ये चीज हो गई, डायटोमी का बता दिया, डुअलिज्म का बता दिया, की आइडियाज बता दिया उसके। फिर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में एंशिएंट, क्लासिकल और मॉडर्न पीरियड बता दिया। आई बात समझ में। हाँ, अब यहाँ पर ये वाली हेडिंग जरूर लिख के आनी है, मेजर डायटोमीज एंड डुअलिज्म एंड देयर मेथोडोलॉजिकल इम्पैक्ट, वो जरूर बताना है।
फिर इसके अंदर आप लोगों को पांचों पूरे बताने हैं, फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी, है ना। फिर उसके अंदर आप लोग फिर दूसरा बताना है सिस्टमेटिक वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी। फिर बताना है आप लोगों को थ्योरेटिकल वर्सेस अप्लाइड ज्योग्राफी। फिर बताना है क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव अप्रोच, है ना। फिर ये हो गए आप लोगों के पांचों, है ना। देखो ये दिखाई दे मैंने, ये हो गए ए। फिर साथ में देखो पूरा पूरा एक एक से बताया है। आप लोगों को लग रहा होगा अरे सर ये आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 पेज में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 1 से 1.5 पेज में पूरा का पूरा ये इतना पूरा 1 से 1.5 पेज में। साथ में चाहो ऑप्शनल है आप लोगों के लिए, आप चाहो तो एक टेबल भी बना के आ सकते हो मेजर डायटोमिक्स का। ये कितने में है, ये तो बहुत कम में ही हो जाएगा आराम से, है ना। तो ये बना सकते हो। मैं आपको पॉज कर करके बता देता हूँ, आप पॉज कर लेना जिससे आप लोगों को लगे। देखो पॉज कर लिया, देन जे, फिर ये, फिर ये, देखिए 1 मिनट सी यहाँ पे मैं निशान बना देता हूँ आप लोगों को, सी, फिर ये, उसके बाद ये, ठीक है। मैं पॉज, आप लोग क्या करो पॉज करके अपने स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे लिख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम बना देना। देखो डिस्क्रिप्टिव से डिटर्मिनिस्टिक, फिर पॉसिबिलिटिस्टिक, फिर अपना क्वांटिटेटिव आया, फिर वेलफेयर आया, फिर रेडिकल, फिर ह्यूमनिस्टिक, फिर पोस्ट मॉडर्न, है ना। डिस्क्रिप्टिव फिजिकल था, फिर मैन एनवायरमेंट, मेथोडोलॉजिकल, वैल्यू एडेड, वैल्यू बेस्ड था। मतलब इसको लेवल दे देना इस डायग्राम को, क्या दोगे, पैराडाइम शिफ्ट इन ज्योग्राफी थ्रू द मेथोडोलॉजिकल डुअलिज्म। आई बात समझ में। फिर क्या करोगे, इवेल्यूशन करोगे उसका कि कैसे डायटोमी ने मेथोडोलॉजी को सेव किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के पॉइंट लिख के आना। देखो स्टिमुलेटेड डिबेट, ब्रॉडर मेथोडोलॉजी, फॉस्टर इंटीग्रेशन, हेल्प डिफाइन ज्योग्राफी आइडेंटिटी, इंकरेज द पैराडाइम शिफ्ट, इसी तरीके से आप लिख के आ सकते हो। यही बात समझ में। फिर क्रिटिसिज्म कर देना थोड़ा सा, है ना। क्रिटिसिज्म याद रखना कि अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं हो ना उसके अंदर या जगह नहीं हो तो प्लीज क्रिटिसिज्म मत करके आना। अगर आपके पास टाइम हो तो ही क्रिटिसिज्म करना, क्योंकि अगर आपने क्रिटिसिज्म पे खत्म किया नोट उसको, दैट मीन्स आप नेगेटिव नोट पे आप खत्म कर रहे हो उसको, पॉजिटिव नोट पे नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब क्रिटिसिज्म अगर करो तो आप लोगों को कंक्लूजन 100% करके आना है, आप छोड़ना अफोर्ड कर ही नहीं सकते। आई बात समझ में, है ना। नॉर्मली तो ये आप कंक्लूजन लिख के आ जाना, समझ में आई ना। साथ में एग्जाम में आप क्या कर सकते हो, मतलब एग्जाम टिप में आप लोगों को देखूंगा कि अगर आप लोगों को इसमें लिखने की वो नहीं मिला, कंक्लूजन लिखने का टाइम नहीं मिला, तो कम से कम एक लाइन जरूर लिख लेना कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ ज्योग्राफी कर देना कि भाई फिजिकल प्लस ह्यूमन को क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल स्टडी, रीजनल और सिस्टमेटिक को अप्लाइड ज्योग्राफी, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव को प्लूरलिस्टिक मेथड। ये बात समझ में। समय की कमी हो तो अगर, ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया। आई बात समझ में, है ना। ये मैंने पॉइंट से ले लिया क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि किधर हो गए, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट थर्ड जो है, जो तीन तीन ही तो क्वेश्चन आए थे ना, तो देखो इसके अंदर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट सिस्टम एनालिसिस इंपोर्टेंट, व्हाई आई एम सॉरी फॉर दैट, व्हाई सिस्टम एनालिसिस इंपोर्टेंट इन द अर्बन प्लानिंग एंड व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस। भाई अर्बन प्लानिंग में क्यों जरूरी है और क्या लिमिटेशंस है, ठीक है। देखो मैंने जितने भी आप लोगों को बताए हैं, जितने भी आप लोगों को बताए, अभी तक मैं अर्बन प्लानिंग में तो पहुंचा नहीं हूँ, तो उसमें अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूंगा किस तरीके से सॉल्व करना है भाई जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। देखो सबसे पहले क्या पूछना चाह रहा है, पहले तो आप क्वेश्चन ही समझो, कई लोग क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते। भाई एग्जामिनर चाह रहा है कि आप लोगों को सिस्टम एनालिसिस का मतलब समझना है ज्योग्राफिकल अर्बन कंटेक्स्ट के अंदर, क्यों अपना यूजफुल है, मतलब इंपोर्टेंस दिखाना है आप लोगों को और लिमिटेशंस दिखाने हैं। वही तो पूछ रहा है ना कि सिस्टम एनालिसिस का इंपोर्टेंस दिखाना है और लिमिटेशंस दिखानी है, बस ये चीज दिखाना है। किसी कंटेक्स्ट में आप लोगों को, अर्बन प्लानिंग के कंटेक्स्ट में, मतलब ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट में। आई बात समझ में, है ना। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, 2 पेज का ही तो क्वेश्चन आएगा अपना, और तो उससे ज्यादा तो होगा नहीं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख दोगे, सिस्टम एनालिसिस की डेफिनेशन लिख दोगे, उसको आप क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन से क्या करोगे, लिंक करोगे, अर्बन ज्योग्राफी से लिंक कर दोगे, है ना। कंसेप्ट जो होगा आप लोगों का इसमें एक्सप्लेन करना है सिंपल डायग्राम के साथ, जिसमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फीडबैक, याद होगा मैंने आप लोगों को ये बताए थे इस तरीके के बनाना, ठीक है। फिर इंपोर्टेंस इन द अर्बन ज्योग्राफी में 5 से 6 की पॉइंट लिख देना, जैसे इंटीग्रेशन, इफिशियंसी, प्रिडिक्शन एक्सेट्रा, ठीक है। लिमिटेशन लिख देना 4-5 की पॉइंट्स का, क्योंकि लिमिटेशन पूछ रहा है, 10 मार्क्स का है ना, समझो ना इस चीज को। डाटा, कॉम्प्लेक्सिटी, ह्यूमन बिहेवियर, डायग्राम बना देना, एक कंक्लूजन कर देना, फिर सजेस्ट कर देना डायग्राम को। डायग्राम कैसे बनाओगे भाई, फ्लोर चार्ट बना देना, नहीं है तो, है ना, बर्जेस मॉडल बना देना, सिस्टम पर्सपेक्टिव वाला बना देना। कंक्लूजन शॉर्ट बैलेंस व्यू बताना, याद रखना, कॉजन अबाउट द। फिर सिस्टम डायग्राम कैसा होगा, अर्बन सिस्टम मॉडल बना देना, जिसके अंदर आप लोगों को इनपुट दिखाई दे रहा है। इनपुट कौन से थे, पॉपुलेशन और रिसोर्सेज। प्रोसेस कौन सी होगी, लैंड यूज और ट्रांसपोर्ट।
आउटपुट क्या होगा, अर्बन पैटर्न, फीडबैक क्या होगा, प्लानिंग डिसीजन। ये मैं सब आप लोगों को बता चुका हूँ उसी लेक्चर के अंदर। आई बात समझ में? तो एक्चुअल आंसर कैसे लिखोगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख लोगे कि सिस्टम एनालिसिस इक्वल टू अ फ्रेमवर्क टू स्टडी विद द सिटी एज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ द फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एलिमेंट। ओरिजिन क्या होगा, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन है, फोकस्ड ऑन साइंटिफिक मॉडल बेस्ड अर्बन स्टडीज इन अर्बन ज्योग्राफी। इट हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग सिटीज एज डायनामिक ऑर्गेनिज्म विथ फीडबैक लूप, है ना। नाउ कंसेप्ट लिख सकते हो सिस्टम एनालिसिस का, कहाँ से लिया गया था भाई, जनरल सिस्टम थ्योरी से लिया गया था। एक्चुअली ये वाला जो है ना, मैंने पूरा तरीके से अच्छा डिटेल में नहीं कराया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से कराया है, इसीलिए मैं इस पर टाइम भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो पूरा का पूरा है भाई, बस मैंने क्या किया था, करा दिया था, लेकिन स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं हुआ था, इसीलिए यहाँ पर इसको कर रहे हैं। और सिर्फ इसी क्वेश्चन के चक्कर में मुझे पूरा का पूरा 2025 का करवाना पड़ा, ठीक है। व्यूज सिटी एज अ सिस्टम, सब सिस्टम मतलब ट्रांसपोर्ट होगा, हाउसिंग होगा, लैंड यूज होगा, इकोनॉमी होगा, पॉपुलेशन होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इंटरडिपेंडेंस अमंग द डिफरेंट अर्बन कंपोनेंट, जैसे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फीडबैक, यही तो होता था अपना, शुरू से आप लोगों ने पढ़ा होगा था। इनपुट में पॉपुलेशन वाला हो जाएगा, प्रोसेस में अर्बन फंक्शन, फिर आप लोगों का आउटपुट में पैटर्न, और इसके अंदर फीडबैक के अंदर पॉलिसी करेक्शन। याद रखना, ये टाइप करने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन इनपुट के नीचे यही लिखना, फिर प्रोसेस, इनपुट के नीचे ये, प्रोसेस के नीचे ये, आउटपुट के नीचे ये, और फीडबैक के नीचे ये ऐसे लिखना है। आई बात समझ में? फिर इंपोर्टेंस लिखनी है आप लोगों को अर्बन प्लानिंग की, भाई होलिस्टिक व्यू। पहले इंपोर्टेंस क्या होगा भाई, होलिस्टिक व्यू। कंसीडर सिटी एज एन इंटीग्रेटेड होल रेदर देन द आइसोलेटेड पार्ट, मतलब लैंड यूज वाला, जिससे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग वाली चीज हो गई, पॉलिसी फॉर्मेशन होगा, प्रिडिक्शन सिमुलेशन होगा, इफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन होगा, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होगा, अर्बन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट होगा। अब मैं ये पॉज करके आप पढ़ लेना आराम से, कोई इसमें स्पेशल नहीं है समझाने के लिए, ये सब मैं बता चुका हूँ। आई बात समझ में? ठीक है। फिर डायग्राम बना देना, चाहो तो इनपुट, प्रोसेस, फीडबैक वाला, वही वाली चीज जो मैंने अभी ये फ्लो चार्ट बनाया ना, वही है, कोई वो नहीं है। इसके बाद लिमिटेशंस भी पूछी है उसने, तो आप लिमिटेशंस भी बता देना। ओवर सिंप्लीफिकेशन है, डाटा कंस्ट्रेंट्स हो रहे हैं, इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन पॉलिसी, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो रहे हैं, स्टैटिकल मैकेनिकल हो रहा है, टेक्निकल डिपेंडेंस हो रहा है। आप इस तरीके से लिख के आओगे ना, तो आप लोगों को मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपने डायमेंशंस ओपन कर दिए हैं हर चीज़ के, है ना, आराम से। फिर कंक्लूड कर देना आप आराम से, सीधा सीधा, सीधी सीधी बात है। आपका एक पेज के ऊपर आप लोगों का सीधा सीधा क्या होना चाहिए, पहले पेज में आप लोगों को इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट ऑफ एनालिसिस, ये आधा पेज का, फिर उसके बाद इंपोर्टेंस इन अर्बन प्लानिंग आधा पेज, और थोड़ा सा आप दूसरे पेज में भी कर देना, उसके बाद लिमिटेशंस कर देना और कंक्लूजन कर देना। आई बात समझ में? तो हमेशा एंड करना इसको किस तरीके से, वाइल सिस्टम एनालिसिस स्ट्रेंथन द साइंटिफिक बेस ऑफ अर्बन ज्योग्राफी, इट इज ट्रू यूटिलिटी लाइज इन इंटीग्रेशन विद द ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच। याद रखना, हमेशा फ्यूचरिस्टिक चीज बतानी चाहिए अपन को। आई बात समझ में? है ना। कंक्लूजन भी देख लो, इस तरीके से पॉज करके आप लोग कर लेना, कोई नई चीज नहीं है, सब कुछ मैं करा चुका हूँ आप लोगों को। 20 जो मैंने अभी जितने लेक्चर कराए, 20 लेक्चर इसके अंदर, उसमें सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। बस यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड वे में बता रहा हूँ, और मैं ये भी बता रहा हूँ कि 2025 में जो क्वेश्चन आए थे, सिर्फ और सिर्फ उसी तरीके से सॉल्व कर सकता है इंसान जिस तरीके से मैंने आप लोगों के नोट्स बनवाए हैं। और आप किसी भी कोचिंग मटेरियल को उठा के देख लेना, आप लोगों के नोट्स इस तरीके के होंगे ही नहीं कि आप सॉल्व कर पाओ। आई बात समझ में? आप लोगों को होमवर्क क्या है भाई, होमवर्क यही है कि ये 3 क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं, प्लीज पहले आप लोग अपने ये वाले आंसर की प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर नहीं बनता है तो एक बार ये देख लें अपने इसके अंदर, और फिर भी नहीं बनता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगा कि किस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग नया मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखते हैं अगर हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर ही रहें, या फिर हम लोग अपना पुराना जो छूटा हुआ था क्लाइमेटोलॉजी के बाद ओशनोग्राफी वो करेंगे, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी के बाद अपन पॉपुलेशन, इसी के अंदर अपन पॉपुलेशन ज्योग्राफी देख लेंगे अपन, अगर हुआ तो। समझ में आई ना ये वाली बात? वैसे ओशनोग्राफी में सोच रहा था, लेकिन वो अपन जनवरी या फरवरी में स्टार्ट करेंगे, जब अपन इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे, उसी के साथ अपन लोग देख लेंगे। आई बात समझ में? है ना। अगर 1% भी आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों की हेल्प की है, आपकी आंसर राइटिंग में थोड़ी सी भी हेल्प मिली है, आपके नोट्स में आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्प मिली है, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हाँ, अभी तक जितने भी वीडियो आ रहे थे वो थोड़े से इनकंसिस्टेंट हो गए थे, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी और कुछ अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, तो इसके कारण अब जो होंगे वो पूरे वीडियो आप लोगों को रेगुलर मिलेंगे, ठीक है। और आपको ये टेंशन मत लेना कि अरे 2026 में एग्जाम है
और आप बोल रहे 2026 में कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भाई 2026 तक मैं गारंटी ले रहा हूँ ना कि आप लोगों का हो जाएगा। क्यों भाई, आप लोगों को आंसर राइटिंग में दिमाग लगाना नहीं है, मैं आप लोगों को होमवर्क के थ्रू करवा ही रहा हूँ। जो सीरियस है मैं उन लोगों से बोल रहा हूँ सिर्फ, है ना। जनवरी के बाद आप लोग जाना चलना जून तक आप लोग वो करोगे, फिर उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस भी करोगे, तो ये रिवाइज करते रहना, वो होता जाएगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इसके अंदर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।